देखो फिलहाल के लिए तो हमारा चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्स। 1/3 वाटर जो है कवर है, हमारी पूरी धरती जो है 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3 पार्ट, यानी इतना हिस्सा जो है वो कवर है किससे, वाटर से, ये पूरा हिस्सा। तो ये तुम्हारी 1%, मतलब एक भाग जो है पूरा धरती है, यानी जो मेन लैंड है जिस पे हम लोग रहते हैं। तो ये जो 1/3 पार्ट ऑफ वाटर है, ये बेसिकली ये जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है। ठीक, इस वाटर को हम यूज नहीं कर सकते किसी भी कार्य के लिए। ठीक, जब तक इसको फिल्ट्रेट ना कर लें, इसको हम सॉल्टी से अनसॉल्टी ना बना लें, ठीक, तब तक इसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो जो सॉल्टी वाटर नहीं है, ठीक, तो उस वाटर का हम यूज करते हैं, समझे कि नहीं। मतलब कि जो समुद्र के अंदर जो पानी है, ओशियंस के अंदर जो पानी है, वो पानी कैसा है, वो पानी है सॉल्टी वाटर है। लेकिन जो ये पानी, इसको हम यूज ही नहीं कर सकते, ना पीने के लिए यूज कर सकते हैं। कहते हैं अगर समुद्र में फंस जाओ तो प्यास के कारण मर जाना, लेकिन समुद्र के अंदर के पानी को पी के मत पीना, मत। प्यास के कारण मर जाओ लेकिन समुद्र का पानी मत पीना। ताकि इतना ज्यादा नमक होता है, इतना ज्यादा नमक होता है कि नमक से शरीर गलेगा, तो सड़ सड़ के मरे। तो प्यास के कारण मरोगे वो ठीक रहेगी ना, थोड़ा सड़ने से ज्यादा अच्छा है, समझे कि नहीं। तो इसलिए वो वाला जरूरी नहीं कि हम जो है सड़के ही मरी। ठीक है, तो इसलिए समुद्र के अंदर जाओ तो कभी भी, मतलब कभी मान लो फंस गवा कोई, तो मैं इनमें से, हम इनमें से कोई भी, तो ये बात याद रखनी कि समुद्र का पानी भूल के नहीं पीना है। जब ये समझो, तो जो सॉल्टी वाटर है वो हमारे पीने के लायक नहीं, किसी काम के लायक नहीं, कपड़े नहीं धो सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक। लेकिन जो सॉल्टी वाटर नहीं है, ठीक, अब वो कौन सा वाटर है जो सॉल्टी वाटर नहीं है, तो ऐसा कौन सा वाटर, ठीक, तो फ्रेश वाटर उसको बोल सकते हो, है ना। वो वाटर कौन सा होगा, तो वो वाटर होगा जो हमारे जमीन के अंदर है, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक, जो जमीन के अंदर वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक, और साथ में जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम से आता है, ड्रेनेज सिस्टम समझते हो कि नहीं, नदियों से, रिवर, ठीक, लेक में जो पानी, ठीक, और जो पोंड में, तालाबों में, इन सब पानी का नीचे इसे डंडे बना खट खट खटा कर ऐसे, ठीक है। तो ये समझे कि नहीं। तो ड्रेनेज तो, तो ड्रेनेज तो ड्रेनेज वाटर जो है वो हमारे, इसको हम फिल्टर करके नॉर्मली पी सकते हैं। ये पानी फिल्टर करने में बहुत मेहनत लगेगी, इसको हम थोड़ी नॉर्मली फिल्टर कर सकते हैं। नदियों का पानी हम पी सकते हैं, पहले नदियों का लोग पानी ही पीते थे, है ना। तो ये सब है। अंडरग्राउंड वाटर में हम कुएं खोदते हैं, बोरिंग करते हैं, उससे पानी निकलता है। तो ये बेसिकली ये पानी हमारे पीने लायक होता है, क्योंकि इसमें सॉल्टीनेस नहीं होता, नमक इसमें नहीं होता, क्योंकि ये वाटर जो है वो समुद्र में नहीं है, समुद्र से नहीं था, समझे कि नहीं। एक मतलब समुद्र का पानी खारा क्यों हुआ, ये तो कहानी सुनी है कि नहीं, चक्की चक्की नमक निकाल बोले, हैं? तो वो वाली कहानी तो ठीक है। बेसिकली जो सॉल्टी वाटर हुआ वो इसलिए हुआ समुद्र का, क्योंकि जब शुरुआत में धरती का निर्माण हो रहा था, ठीक, अब से कितने साल पहले, 400 मिलियन साल पहले धरती का निर्माण हुआ, ठीक है, 400 मिलियन ईयर से। वो अब 400 मिलियन से कि 14 बिलियन ईयर को हमको याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन हम मानते हैं हम 400 मिलियन बात सकते हैं, ठीक है। जब धरती का निर्माण हुआ तो धरती के निर्माण में क्या हुआ कि धरती आग का गोला थी, सबको पता है ना। उसके बाद जब ठंडी हुई तो ठंडी किस तरीके से, जो बाहर से मिट्योराइट्स आते थे, उल्का पिंड आते थे, वो धरती पे धीरे धीरे गिरते गए। तो कई सारे से बड़े बड़े उल्का पिंड है जो धरती पे गिरे, उन्होंने गड्ढे का निर्माण किया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे उल्का पिंड है जो बहुत बड़े थे, उनमें आइस थी, बर्फ थी। तो बर्फ धीरे धीरे पृथ्वी को क्या की, ठंडा की। और वो जो आइस जब मेल्ट हुई ना, तो वही पानी का निर्माण की। और जब आइस जो मेल्ट हुई, उस आइस के मेल्ट होने में जो उसमें जो मिनरल्स थे, किसमें मिनरल्स थे, जो वहां से मेट्रोइड आया, उसमें जो मिनरल्स थे वो भी पिघले। तो मिनरल्स की वजह से वाटर क्या हुआ, वाटर बड़ा सॉल्टी वाटर हुआ, समझे कि नहीं। ये ओवरऑल है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमको, समझना है कि ये क्यों हुआ, समझे कि नहीं बात को, सॉल्टी क्यों हुआ। वरना चक्की चक्की डबंग निकाल वाली कहानी तुमको सच लगी, है। ज्यादातर लोगों का लगा था कि समुद्र का पानी खारा का है, यही वजह से इतने बड़ा बैला कोई हुई। ठीक है, तो ये बेसिकली है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं और एक चीज समझना है कि वाटर रिसोर्स एक साइकिल के तरीके से चलता है, ठीक। साइकिल इसका एक होता है, ठीक, साइकिल के तरीके से ये जो है अपना, इसको जो है फ्लो होता है वाटर, ठीक। किस तरीके से साइकिल इसका, इसका साइकिल है कि मान लो ये अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक, ये अंडरग्राउंड वाटर है, इधर से कोई नदी बह रही है, नदी का वाटर, ठीक, ये नदी का वाटर। तो हमने क्या किया, मान लो इसका यूज किया, ठीक। तो यूज करने के बाद
हम इसको जनरली यूज किया, कपड़े धोए तो पानी गया ना गया कहीं, तो बाद में क्या होगा, एवोपरेशन होगा, एवोपरेशन करके बादल में जाएगा, और बादल में जाने के बाद फिर से ये जो है यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से फिर से पानी नीचे गिरेगा, तो फिर से कहाँ पे जाएगा, इसी में जाएगा। और भूमिगत जल में क्या होगा, हमने जमीन के अंदर से पानी निकाला, जमीन के अंदर किसी तरह के यूज किया, अब उसके बाद हमने फिर से जमीन में ही तो फेंकना है, तो फिर से जमीन में जाएगा, तो एक काफी टाइम के बाद ये फिर से इसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे वो था पहले, यानी जमीन में था, तब जाके तब इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक, और ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। जब तक ये साइकिल चलता रहेगा तब तक हमारे देश में या किसी भी पूरी दुनिया में अंडरग्राउंड वाटर की कमी नहीं होगी। लेकिन जब ये सिस्टम पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे देश में, हमारी दुनिया में अंडरग्राउंड वाटर लीकेज हो जाएगा, नहीं कमी हो जाएगी। यही आज के टाइम पे हो रहा है, क्योंकि हमने आजकल पानी निकाल तो रहे, निकालने का तो हमने सिस्टम बना रखा, बाकी यहाँ पे हमने खोल कर रखा, लेकिन यहाँ पे सब कंक्रीट बना दिया है पूरा। जब कंक्रीट बना रखा तो पानी यहाँ से निकाला, गिराया तो पानी नीचे गया ही नहीं, और जब जाएगा नहीं तो ड्रेनेज सिस्टम पूरा, मतलब ये जो पूरा अंडरग्राउंड वाटर है पूरी तरीके लीकेज हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, पानी निकाला जा रहा है लेकिन भरा जा ही नहीं रहा, तो दिक्कत है। गांव इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव में क्या किया जाता है कि गांव में जैसे नल है, अब तो नल में मिट्टी ज्यादातर होती है लोगों के वहाँ, बहुत लोगों के वहाँ मिट्टी, लेकिन ज्यादातर अब जो शहर में वहां तो पक्के घर बने हैं, वहां पे पानी निकाला, उनके पानी जो यूज हुआ वो जाएगा कहाँ पे, नाले में जा रहा है, और नाला भी कंक्रीट का बना हुआ है, उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, वो जाके किसी बड़े नाले में डाल दिया जा रहा है। तो इस तरीके से वो पानी पूरी तरीके से, एक तरीके से वो रिसाइकल नहीं हो रहा है, साइकिल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में वाटर के लिए वॉर्स होंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर 3, वो वाटर के लिए होगा, पानी की लड़ाई लड़ी जाएगी दुनिया देशों के बीच में। तो ये जैसे कि अब वाटर पॉल्यूशन है, तो देखो इस समय वाटर का क्राइसिस है ना, यानी वाटर है नहीं, तो वाटर क्राइसिस है क्यों, ये सुनो। ठीक, तो वाटर क्राइसिस का रीजन क्या है कि देखो, कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा पानी बरस जाता है, और कभी होता है कि पानी बरसता ही नहीं, दोनों रीजन है वाटर क्राइसिस। ठीक, ज्यादा पानी बरसना भी वाटर क्राइसिस होता है, कम पानी बरसना भी वाटर क्राइसिस। ठीक, अब देखो ज्यादा पानी बरसे तब दिक्कत क्या है कि पानी इतना बरस कि बाढ़ आए, अब पीने वाला पानी, बाढ़ का पानी तो पीने लगो, एकदम मटमैला पानी हो, गंदा पानी हो, तो बहुत ज़्यादा पानी बरस कर, तो उससे भी जो नदियाँ वगैरह हैं उनकी भी दिक्कत है ना, उनमें तो गंदा गंदा पानी इस समय, तो वो पानी जानवर नहीं पी सकता है। और भी बहुत सारी, सिंचाई के लिए पानी कहाँ यूज़ करोगे, ठीक है, तो मिट्टी वाला पानी डालोगे तो मिट्टी पूरी मर जाएगी, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो रीजन हम मानते हैं कि वाटर क्राइसिस का, वो रीजन क्या है कि पानी की तो कमी है ही, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है सूखा, है ना, यानी ड्रॉट, सूखा पड़ गया, तो सूखा इसका एक रीजन पड़ जाता है। ठीक, क्योंकि बारिश जो है वो कम हो रही है, बारिश कम हो रही है, अगर बारिश कम होगी तो सिंपल सा है कि वाटर क्राइसिस होना ही होना है। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारा मानसून है, मानसून के पैटर्न में परिवर्तन होता है, यानी पानी कब बरसेगा, पानी कब नहीं बरसेगा। जनरली भारत में मानसून जो है वो जून में आता है। ठीक, क्या पता कभी कभी होता है कि जून के बाद आता है मानसून, या कभी कभी ऐसा होता है कि जून के पहले भी आ जाता है, तो पहले भी है तब भी दिक्कत, बाद में है तब भी दिक्कत, तो दोनों में दिक्कत है। ठीक है, तो रेन में जो चेंजेस होते हैं, ठीक, रेनफॉल के जो चेंजेस हैं उनमें दिक्कत होती है। उससे होता क्या है कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे, ठीक, जो वाटर के रिसोर्सेज हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, ये सब ना वाटर रिसोर्स, इनकी पूर्ति सही से नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल कोई तालाब है, तालाब को पानी जरूरत है, पानी बरस ही नहीं रहा है, उसमें भर ही नहीं पाएगा पानी। ठीक, कोई नदी है सूखी जा रही है, उसमें पानी नहीं आ रहा, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक, तो जब चेंजिंग होता है रेनफॉल में, ठीक है, और कैसे हो सकता है वाटर, मतलब कैसे हो रहा है वाटर क्राइसिस, और इसका है मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा यूज़ को हम देख सकते हैं कि यूज ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर का यूज होगा। जब बहुत ज़्यादा वाटर का यूज करोगे तो सिंपल सी बात है कि वाटर कमी हो जाएगा, है ना। और उससे दिक्कत क्या है, पानी यूज करो लेकिन मतलब के लिए यूज करो, हमें और कोई तकनीक अपनानी है, जैसे वाटर क्राइसिस ना, है ना। तो इसी में वाटर क्राइसिस ना हो इसके लिए भी कर सकते हैं कि इन्हीं चीज़ों को आंसर भी बना सकते हैं। ठीक, मतलब अगर इसमें वाटर क्राइसिस क्यों ये पूछा तो ये लिखो, वाटर क्राइसिस को कैसे कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तो उसमें भी यही रीजन देना है। सिंपल, ड्रॉट ना पड़े इसके लिए ऐसे प्रबंधन करने, मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, इसमें रेनफॉल को जो है मतलब उसके लिए जो चीज़ें हैं, जो चीज़ जिम्मेदार है,
उसके लिए हमें देखना चाहिए जो रेनफॉल हो रही है उस रेनफॉल को हमें बचा के रखना, वाटर को बचा के रखना, ठीक। यूज ऑफ वाटर को हमें कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है, टैंकी से पानी गिरे ना, इस बात का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें लोगों को जागरूक करना है। अभी क्या हुआ कि वो जो है एक महिला है, मतलब IAS महिला है, उनकी यूपीएससी में रैंक 1 आई, टीना डाबी, उनको जो है मतलब जो पूरे भारत सरकार ने उनको अवार्ड दिया। अवार्ड क्यों दिया? क्योंकि जहाँ वो IAS बनी, IAS के लिए काम कर रही थी, वहाँ पे पानी की समस्या थी। तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तो जो तालाब होता है, तालाब खुदवाए, बहुत सारे 50 से 60 की में तालाब खुदवाए जहाँ पे पानी नहीं बरसता था, सूखा पड़ जाता था। और उसमें जो पानी बरसता था ना, उस पानी बरसे हुए पानी को वहाँ पे इकट्ठा करवाते थे। एरिया जो होता था उसमें नालियाँ बनवाते थे और उसी पानी को उस तालाब में इकट्ठा करवाते थे। साथ में घरों में ऐसा सिस्टम बना है वाटर हार्वेस्टिंग का, बड़ा बहुत क्लास है इतना बड़ा। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? पूरे घर के छत पे जो पानी आ रहा है उसको एक पाइप के थ्रू एक टैंक में इकट्ठा कर लेना, फिर उससे जानवरों को पिलाने वाला पानी साफ मतलब होना चाहिए, पेड़ पौधों में डालने के लिए, कार साफ करने के लिए, तो ये सब चीज़ें के लिए वो पानी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह वाटर हार्वेस्टिंग की जिससे उस पूरे जिले में पानी की समस्या को दूर हो। तो ये बेसिकली ठीक। तो वाटर क्राइसिस, इसमें ये केस स्टडी भी लिख सकते हो, एग्जाम में आया तो बता सकते हो, समझे कि नहीं? वाटर क्राइसिस से केस स्टडी इसको बोलते हैं, मतलब जो कोई नॉर्मल बात चल रही है उसके बीच में, ठीक है। तो उसके साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की वाटर की डिमांड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक। पॉपुलेशन बढ़ रही है, इससे वाटर की भी डिमांड क्या होगी? आई, वाटर डिमांड भी आई होगी, जिससे वाटर क्राइसिस आएगी। जैसे हम जब बनारस गए थे 2000, हमको याद है 2019 में हाई स्कूल लेवल पास कर बनारस गए थे, तो बनारस में हमने इतनी बोतल खरीदी थी कि कपड़ा ज़्यादा बोतल लाना सही बता रहा है, इतनी बोतल लाए कि हम लोग का हमका बोतल फेंकने मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें नई हमें वो फ्री दे रहा था, तो बहुत सारी बोतल में लगी हुई बार। लेकिन जो है फिर इतनी बोतल बिकी कि हम लोग का फेंके पड़ा लास्ट में, बहुत बोतल, मतलब 2 बैग करके बोतल लगी है। पानी है ये नहीं, पानी है तो ऐसा पानी के फिर मने नहीं कर रहे। तो वाटर की समस्या है अब, लेकिन वहाँ पर थोड़ी समस्या कम है, ताकि जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर प्योरीफायर वाटर बनाए गए, तो जाओ वहाँ पर भर लियो आराम से, अब नहीं दिक्कत है। जितनी 2019 मना है जब गिरा, अब तो नहीं भी 2 बार महीना तो दिक्कत नहीं। और देखो यहाँ पर तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ में हम लोग इरिगेशन सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी का यूज करते हैं, इतना पानी बर्बाद करते हैं सिंचाई में, इतना पानी बर्बाद करते हैं। अब सिंचाई में पानी बर्बाद क्यों करते हैं? ये भी एक रीजन है। हमारे पास और कोई मेथड नहीं सिंचाई का, है ना। हमने कहा कि इंजन चालू किया, इंजन से हमने लगा दिया पाइप से खेत है, इसमें पानी जा रहा है, हमारे पास कोई तरीका नहीं। हमारे पास ये तरीका नहीं कि हम यही जो पानी है, मान लो यहीं से लेना ना, हम छोटे पाइप में लेके जाएं और मान लो एक पेड़ यहाँ पे लगा है, इस पेड़ में पानी दे, इस पेड़ में पानी दे, इस पेड़ में पानी दे, हम यहाँ पे पानी क्यों फालतू वेस्ट कर रहे हैं? हमारा नहीं, इसको बोलते हैं टारगेटेड इरिगेशन, यानी जिस पेड़ को हमें पानी देना, हम सिर्फ उतने को देंगे, हम सबको पानी नहीं देंगे। या फिर अगर मान लो हमको सबको पानी देनी तो हम इतना ज्यादा पानी क्यों बर्बाद करें? हम यहाँ पे फुव्वारा लगा दे, फुव्वारे सब का पानी से एक सुन जाएंगे, हम उस मिट्टी को बस्ती ज्यादा पानी क्यों दे? समझ रहे हो मेरी बात को? जिससे एक तो ये होगा कि मिट्टी में जो वाटर की मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे और भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। दूसरी बात ये कि इससे पानी इतना ज्यादा बर्बाद होता है कि देखो भारत में ज्यादातर खेती धान और गेहूं की होती है, ठीक। अगर धान की हम खेती करते तो उस समय बारिश हो गई, पानी बरसा तो ठीक है, नहीं बरसा तो किसके ऊपर डिपेंड है भाई? इंजन लगा के सींचना ही पड़ेगा। तो उस सिंचाई में बहुत ज्यादा पानी का वेस्टेज होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में इरिगेशन से पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक। जबकि और सारे देश जैसे इजराइल देश है, ठीक, इन देशों ने जो है ऐसा सिस्टम बना लिया कि ड्रिप सिंचाई करते हैं, यानी कि कौन सिंचाई करते हैं, ऐसे ऐसे तकनीक बना ली, धान उगाना है, धान जमीन में नहीं उगाएंगे, पानी में उगा देंगे, इस तकनीक, वो तकनीक हमें अपनानी चाहिए, जबकि बजाय हम ये चीजें करें। इसका भी ड्रॉबैक है क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश तो है कि फिलिस्तीन एक इतना बड़ा देश है, उसका मैप देखो, ठीक, भारत से पता नहीं कितना गुना बड़ा है। तो भारत में विविधता भी बहुत, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे छोटे किसान बहुत ज्यादा है, तो उनके पास ना पैसा नहीं कि वो लोग ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था कर सके, फव्वारा सिंचाई की व्यवस्था कर सके, ये भी दिक्कत है। तो वो भी एक दिक्कत है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, सरकार को इसके लिए सब्सिडी देना चाहिए, पैसे देना चाहिए, लो तुम करो, तुम्हारे पास पैसा होगा तो वापस कर देना, सिंपल सी बात। वो चीजें करनी चाहिए, लेकिन ये करेगी कौन? सरकार करनी चाहिए। तो ये वाटर क्राइसिस को दिक्कत, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है ना, इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज जिसमें पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है, और वो पानी जब निकलता है तो पोल्यूटेड पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, ठीक। उसके साथ साथ जो है अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है ना, लोग गांव से निकल के शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो शहर में खराब व्यवस्था क्या है, तुम्हारे को पानी के भी पैसे देने पड़ते हैं, है ना, पानी का भी बिल आता है, तो वो भी एक समस्या है।
ठीक, तो उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। जिसके पास पैसा वो क्या करता है, पानी का इतना ज़्यादा यूज़ करेगा, उसको लगेगा पानी हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, लेकिन पानी किसी बाप, पानी का सबका है। और एक टाइम के बाद याद रखना है कि पानी खत्म हो जाए, धरती में बचेगा नहीं पानी, है ना। तो उसके हमें यूज़ को हमें मतलब मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ वाटर में हम लोग ऐसे जो है वेस्ट मटेरियल मिला देते हैं, खराब पदार्थ मिला देते हैं, वाटर पोल्यूशन हो जाता है ना। वाटर में हमने कोई भी केमिकल मिला दिया, जैसे मान लो हमने कपड़े धोए, कपड़े धोने में उसमें साबुन का इस्तेमाल किया, अब साबुन में केमिकल पानी में आ गया, अब तो जगी भी जाएगा, वो उसमें साबुन मिला होगा, यानी जो वो होगा वो एक वेस्ट मटेरियल है, जिससे पानी पूरी तरह से खराब होगा, केमिकल उसमें मिला देते हैं। और ध्यान से सुनो, जो हम खेती करते हैं, किसान जब खेती किया जाता है तो उसमें पानी डालते हैं, तो उसके बाद पानी डालने में दवाई भी डालते हैं, अभी पहले दवाई डालते बाद में सिंचाई करते हैं, तो उससे होता क्या है, जो पानी में ये फर्टिलाइजर या केमिकल्स मिल जाते हैं, और उनके बाद वो धीरे रेस रेस के जब नीचे जाते हैं तो केमिकल वाला पानी नीचे जा रहा होता है, जो बाद में फिर से आएगा वही पिएंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। तो ये भी एक दिक्कत होती है, ठीक। पेस्टिसाइड हम डालते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ, वो भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक, क्योंकि उससे भी वाटर क्राइसिस होगा, उससे दिक्कत आएगी, ठीक है। इन सभी चीजों से वाटर क्या होता है, पोल्यूटेड होता है, इन सभी चीजों से वाटर क्या होगा, पोल्यूटेड होगा। अब तुमको एक बात याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में पूछता है वाटर क्राइसिस के रीजंस, तो ये लिखना है, वाटर क्राइसिस दूर कैसे करना, तब भी ये रीजंस लिखना, पर लैंग्वेज थोड़ी चेंज करनी है। कैसे चेंज करोगे, ड्रॉट है तो ड्रॉट को हमें चेंज करना है हरे भरे क्षेत्र में, ठीक, हमें पेड़ लगाने चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए। रेनफॉल को हमें कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते रेनफॉल को, लेकिन हमें रेनफॉल से जो पानी बरस रहा है उसको हमें बचा के रखना है, ये हम इसमें लिखेंगे। अब इसके बाद हम ये नहीं पढ़ेंगे कि वाटर कैसे कंट्रोल करें, समझे कि नहीं। हमको स्मार्ट स्टडी करनी, ना कि पूरी तरह फिर से किताब वाली पढ़नी। यूज ऑफ वाटर हमको मेंटेनेंस करना है, कम से कम पानी का यूज करके बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे कपड़े धोने के लिए हम लोग अगर उस मशीन का इस्तेमाल करें जिससे कपड़े धोते हैं तो ज़्यादा बेटर है, और सुखाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी का कम से कम यूज करें। ड्राई क्लीनिंग कर दें, ड्राई करके साफ कर लें, पानी का इस्तेमाल ही ना करें। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, साथ में वाटर को कंट्रोल करना चाहिए, वाटर कितना यूज हो रहा है। इरिगेशन पैटर्न में और पैटर्न अपनाने हैं, जैसे कि तुमने बताया बहुत से पैटर्न होते हैं, ये होता है ड्रिप इरिगेशन, ये होता है फाउंटेन इरिगेशन, ठीक। इनको हम दोनों को बोलते हैं टारगेटेड इरिगेशन, है ना, टारगेट कर रहे हैं। ड्रिप मतलब एक बूंद करके, फाउंटेन मतलब फव्वारा लगा दे, सारे पेड़ में बूंद करके पानी आ रहा है। जैसे जो स्टेडियम या ग्राउंड होते हैं उनमें अब पानी इस तरीके नहीं दिया जाता है कि जो है एक आदमी खड़े होकर से पानी डाले, उसमें लगा हुआ पैटर्न, ये फाउंटेन वाला, फाउंटेन निकलते हैं, पानी पूरा निकलता रहता है, लास्ट में जाते हैं। ड्रिप से सही खेतों में की जाती है, एक एक पेड़ लगा हुआ उसमें एक बूंद निकला करेगा पानी दिन भर, जब लगाना हो कितना पानी खर्चा होगा, है ना। तो ये सारे पैटर्न इससे कर सकते हैं। इनमें ऑर्गेनाइजेशन को सबको कंट्रोल करने की जरूरत है। औद्योगिक कंपनीज को बताना चाहिए, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बताना चाहिए कि पानी का यूज कम करो। अगर वो पानी को अपने फैक्ट्री से निकालो तो उसको पहले प्योर करो, फिर उसके बाद पानी बाहर निकालो। उसके बाद वेस्ट केमिकल पेस्टिसाइड सबका यूज कम से कम करना चाहिए। सिंपल से लेकर लिखने की ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज करते हैं। तो ये हम इसका जो है इसका वाटर क्राइसिस से कारण क्या है, वाटर क्राइसिस से निकलना कैसे, यही रीजन है। ये स्मार्ट तरीका होता है जिससे हम ये चीजें कर पाओगे, समझे कि नहीं। अब इसे कंजर्वेशन करना कैसे, यही चीजें बताना है, समझ गए कि नहीं। अब इसके आंसर लिखना नहीं, तो लिखने बैठो, इसको याद करो, इसका आपको यूज सोचो बस, समझ गए ना। ये देखो इसको पढ़ा। अब कंजर्वेशन ऑफ फैटिक इसमें बहुत बड़ा लंबा है, उसको हमें नहीं पढ़ना है, मतलब वाटर से मतलब कंजर्वेशन हो गया, ठीक है, और मैनेजमेंट भी यही है, ठीक, यही सारी चीज़ें करना, ठीक। अब हमें जो समझना है वो हमें ये समझना है कि बहुत सारे वाटर को मतलब बचाने के लिए वाटर को, देखो अब सबको पता है कि भारत का जो कुछ एरिया है, ठीक, वहाँ पे तो पानी सही मात्रा में मौजूद है, लेकिन कुछ एरिया जो है वहाँ पे वाटर क्राइसिस है, ठीक है, नहीं वहाँ पे पानी नहीं मौजूद, ठीक। ठीक, कौन सी यो चीज़ तनिक और तनिक मतलब यू खुरदुरा है, यू तनिक ऐसे नहीं है ना, ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ हाथ तो माने हालत ऐसे, ठीक। देखो तो यहाँ पे जो ये एरिया है वो डेजर्ट एरिया है, ठीक, तो यहाँ पे वाटर का क्राइसिस रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ वाला जो एरिया लद्दाख है, सूखा वाला रीजन है, यहाँ पे वाटर क्राइसिस रहेगा, ठीक। उसके साथ साथ ये वाला जो एरिया है, ये पंजाब है, यहाँ पे वाटर है ना, जो नीचे धरातल के अंदर अंडरग्राउंड वाटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा। ये पूरा उत्तर प्रदेश, MP, ये सारा इलाका है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी इलाके जैसे ये वाला पूरा एरिया, ठीक, तो इन एरिया में वाटर क्राइसिस है। तो हमें इनमें वाटर क्राइसिस से निपटने की ज़रूरत है, ठीक। वाटर क्राइसिस कहाँ पे होगा, जहाँ पे नदियाँ होंगी तो, लेकिन नदियाँ ऐसे बहाव के साथ बहती हैं कि वो अपने मतलब पानी का वहाँ पे मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, बेसिकली बात यही है, ठीक है।
तो रिवर्स को हमें इधर उधर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए रिवर्स के प्लान बनाए जाते हैं, ठीक, कि नदियों को मोड़ा जाता है, नदियों का पानी निकाला जाता है इधर उधर, उनसे छोटी छोटी नहरें बनाई जाती हैं, ठीक है। उन नहरों से पानी कहाँ पे, खेती के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पशुओं के लिए यूज किया जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। मेन प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमें सिंचाई के लिए हमें जो पानी चाहिए वो पानी हमको मिलेगा कहाँ से, वो नदियों से मिलेगा। नदियों से नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से निकालेंगे, धरती से निकालेंगे। वो धरती वाला पानी हमारे पीने लायक है, समझे कि नहीं बात को, क्योंकि हम नदी का पानी डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं, उसको हमें प्योर करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है। तो हमें अंडरग्राउंड वाटर की जगह पे हमें नदियों के पानी यूज करना है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि उत्तर प्रदेश बिहार में ज़्यादातर मतलब ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहाँ पर नदियाँ तो हैं, लेकिन नदियों के लिए नहर जो है, उन नहर में पानी नहीं आता है। और जब पानी नहीं आता है तो उस टाइम करते क्या है, लोग इंजन से पानी निकालते हैं। इसलिए गर्मियों के टाइम देखोगे जितने भी नल होते हैं उन नल में पानी आना कम हो जाता है। रीज़न ये, क्योंकि धान की खेती करनी है और धान की खेती में पानी इतना चाहिए कि पूछो नहीं, तो इसलिए दिक्कत होती है। जो नहरें, उन नहरों को फुल करना चाहिए जिस समय जो है धान की खेती चल रही है उस समय, ताकि लोग जो हैं नदियों से पानी निकाल सकें, समझे कि नहीं बात को। और ऐसे कुछ सिस्टम बना दीजिए जिसकी जगह पे इंजन का भी इस्तेमाल ना करना पड़े और नदी से पानी डायरेक्ट निकाला जा सके, ऐसा कोई सिस्टम करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। किया जा सकता है, सिंपल सा लोहे के ऐसे पाइप लगा सकते हैं जिनके माध्यम से हर खेत में या खेत में 2-3 मीटर दूर ऐसे सिस्टम बना सकते हैं, और उसमें प्रेशर, हाई प्रेशर कुछ मोटर वगैरह लगवा दे, जो जब सरकार चाहे, मतलब जब उस समय काम चल रहा हो तो उस समय उस इंजन, उस मोटर का चालू कर दे, जिससे पानी का बहाव तेज हो और जो पानी है खेतों में जा सके। तो उस तरीके से करवा सकते हैं। बंद करना है, सिंपल सा कोई उसमें मतलब ऐसा कोई मशीन लगा दे जिससे बंद कर दो ये तो फटक के तरीके से, तो ऐसे किया जा सकता है। सरकार कर सकती है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है भाई, सरकार तो कुछ भी कर सकती है ना, उसके पास इतना सारा पैसा है। आम आदमी सोचता है ना पैसे के बारे में, सरकार पैसे के बारे में क्यों सोचेगी, उसके पास तो इतना ज़्यादा पैसा, हम लोग इतना टैक्स पे ही करते हैं, टैक्स पे करते हैं अमेरिका के बराबर, वो सामान जो सुविधाएं मिलती है वो मिलती है हमको बांग्लादेश के बराबर, ठीक, इतना कम हमको चीज़ें होती, तो दिक्कतें, ठीक। तो बहुत सारी मल्टीपर्पज़ प्लानिंग है, ठीक है, पर्पस गलत तो नहीं होगा, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, ठीक, ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो मल्टी मतलब बहुत सारे ऐसे, मतलब एक नदी बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब कोई नदी है उससे हमें नहर निकालनी छोटी छोटी, तो उसका उद्देश्य एक नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य है। पहला तो इरिगेशन तो है ही, यानी सिंचाई तो करना ही करना है, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, उससे हमें सिंचाई के लिए नहर निकालनी, बस ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन और जो प्रायोरिटी है वो भी अलग चीज़ें हो सकती, समझे कि नहीं, तो उनको हम समझेंगे। जब मल्टीपर्पज़ होगा तो बात यही है, अगर सिर्फ एक ही पर्पस है तो उसमें बात अलग हो जाती है कि उसमें से नदी सिर्फ नहर सिंचाई के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीपर्पज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लो, मल्टीपर्पज़ का मतलब क्या है। तो सबसे पहला इसका होता है कि इस पे हमें एक डैम बनाना है, बांध बनाना है, समझे कि नहीं, कि हमें कोई नदी है उसके ऊपर क्या बना देना है, डैम बना देना है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना होगी, यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा, उससे हमें जो है उसमें जो नदी है और उसमें जो रेन वाटर है, ठीक, रेन वाटर, उसको हमें उसमें कंजर्व करना है, ठीक, यानी जैसे पानी कहीं से, पानी बारिश हो रही, उस बारिश को पानी भी हमें नदी में किसी तरीके लेके आना है, कहीं ना कहीं से जोड़ जाड़ के हमें उसको लेके आना है, ठीक है। तो इस रेन वाटर को हमें कंजर्व करना है, ठीक है। किस में कंजर्व करना है, रिवर में, ठीक है। इसके लिए हमें कोई, इससे क्या होगा, नदी को हमने बना दिया भाई, नहरें हैं, बहुत सारी नहरें, नहर में पानी आ रहा नालों के माध्यम से, उन नालों को हमने जोड़ दिया नदी से, समझे कि नहीं, तो इस तरीके से करके उसमें पानी जा रहा है, तो ये, ठीक है। उसके साथ साथ इरिगेशन तो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, ठीक, कि सिंचाई के लिए पानी मिल सके, इरिगेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होता है जब हम नहरों का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम जो डैम्स बनाते हैं, ठीक, डैम से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक, 2 शहरों को जोड़ा जा सकता है उसके माध्यम से, ठीक है, 2 शहरों को उसके माध्यम जब वहाँ मछली पालन कर सकते हैं, है ना। मछली पालन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ, फिशिंग अलग हो जाता है, ठीक, लिख देते हैं उसको, अलग कुछ बोलते हैं, कल्चर करे कुछ हमको याद नहीं, ठीक है। तो ये, और इसमें उसके साथ साथ इसमें फ़न के लिए भी यूज कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं नहीं जिनको उनको देखने बड़ा शौक होता है, नदी बड़ी बड़ी, है ना, जैसे जो वहाँ पे है कानपुर जब हम गए थे तो वहाँ पे एक ब्रिज है ना,
वो ब्रिज बेसिकली इसी तरीके से, वो बांध के तरीके से काम करता है, पानी को रोकने का काम, ठीक। तो उस तरीके से, ठीक, डैम्स बना हुआ है, उसमें बिजली नहीं बनती। दो रीज़न है उसके, एक तो है पानी को रोक लिया, ठीक, पानी को रोका तो आगे पानी कम जाएगा तो उससे सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा मनोरंजन के लिए। वहाँ पे रोज़ रात को आइसक्रीम वाले इसे ठेला वगैरह लगा रहे थे किनारे, वहाँ बहुत से लोग देखने जाते, गंगा बैराज बोलते हैं, तो बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। तो ये है बेसिकली मनोरंजन के होगा, फन के लिए होगा, नदी का पानी देख रहे हैं गंदा वाला, ठीक। तो ये सब काम रहता है उन लोग को। तो ये मल्टी पर्पस होता है, ठीक। अब कौन कौन से नदी परियोजनाएं हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक। बहुत सारी नदी परियोजनाएं हैं जो कि भारत में की गई हैं, ठीक, चलती रहती है एक दो ठोरी, ठीक, हर साल चला करती। तो सबसे पहले इसमें है भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक। हमारी क्लास रहा है तो वीडियो बन रही है भाखड़ा नांगल एक करके परियोजना है, ठीक है। ये मैं कहाँ लिखा है ना, तो कहूँ गलती से वो देख ली तो घर का और का आ जाए भाई, लड़की खतरनाक होती ना के लिए नहीं बोले वाला है। बेसिकली एक भाखड़ा नांगल जो एक बांध है, ठीक है, परियोजना है, बांध है, उस पर बनाया गया है, ठीक है। भाखड़ा नांगल गलत हो जाइए, माफ़ करें। भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा ये तो वो है, कहाँ पर? भाखड़ा नांगल डैम यहाँ चला गई, भाखड़ा नांगल डैम, ठीक। तो भाखड़ा नांगल एक जो है डैम है, ठीक है, प्रोजेक्ट वो बनाया गया था। एग्जाम में पूछ सकता है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना, ये क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछा है, आप सोचो, हैं? सिंधु नदी नहीं, सतलज और व्यास नदी पे बना है, ठीक है। सिंधु पर बना, सिंधु को हम लोग बांध बना क्या करवे? सतलुज, अब तो बताई थी ना कौन बना, सतलुज और व्यास, ठीक, इन दोनों के ऊपर बनाया गया भाखड़ा नांगल, ठीक है। तो ये वैसे नदी बेसिन है, मतलब नदियाँ हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है इस नदी में? तो इस नदी में दो काम किए जाते हैं, एक तो है इरिगेशन, यानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे जा नहीं सकता इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कच्चे 4-5 की लड़का पूछिए और दूसरा जो है वो है हीराकुंड परियोजना। तुम लोग का पता करके आना है ये दोनों परियोजनाएं कब शुरू हुई थी, यानी कब हुई थी, ठीक। हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो महानदी पे बना हुआ है, महानदी बेसिन पे, नदी नदी नदी, ठीक। इसका भी वही जो उद्देश्य है, इसका पहला तो उद्देश्य, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई जाती है, इसका जो काम है वो है वाटर कंजर्वेशन का, ठीक है। और उसके साथ वाटर कंजर्वेशन, उसके साथ साथ जो है फ्लड को कंट्रोल करने का, फ्लड कंट्रोल, ठीक। इसमें दोनों काम नहीं किए जाते हैं, ठीक, ना इसमें कोई वो लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वाला और ना इरिगेशन के लिए। तो ये है बेसिकली, समझ गए कि नहीं बात को? तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि दो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारे सिलेबस में दो ही, तो दो ही पढ़ो, ठीक है। तो ये इसमें 2-3 केसेस दिए, जैसे एक केसेस है कि प्राचीन काल में, बहुत पहले एशियन टाइम में, इलाहाबाद जो है, ठीक, इलाहाबाद पता है सबका, प्रयागराज आज के टाइम पर, ठीक है। यहाँ पे गंगा नदी के बाढ़ के जल को संगठित किया गया है ना, मतलब जैसे गंगा नदी में बाढ़ आवा तो बाढ़ के पानी को रोक लिया गया, तो कहा कि बाढ़ ज़्यादा दिन का नहीं हुआ, तो कुछ दिन का हुआ तो फिर वापस लौट जाता पानी, जैसे जैसे कम हुआ वैसे पानी पीछे लौट जाता, तो उस बाढ़ के पानी को क्या कर लिया गया था? कंट्रोल कर लिया गया था, ठीक है। और उस पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उन्होंने जो है उस पर बांध बनाया था सबसे पहले, है ना, डैम्स। अब डैम्स का वही सब जैसे आज के डैम वैसे थोड़े बना पाई है ना, नॉर्मली ऐसे डैम बना ही नहीं है, ईंटा पाथर लगा के खड़ा कर नहीं है, तो डैम बनाया गया था। तो ये है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद जो है कलिंग, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर, कोल्हापुर, कर्नाटक, इन सब में जो है डैम्स बनाए गए थे उस समय, ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था थी, उसी डैम से पानी को काट के जो है सिंचाई की खेती की जाती थी। उसके साथ साथ भोपाल में एक झील का निर्माण किया गया था 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी में, ठीक। 11 से नहीं, अब से कितना होएगा समझत कि नहीं, 2 से 3 हज़ार साल पहले, ठीक। एक झील बनाई गई थी जो आर्टिफिशियल लेक थी। आर्टिफिशियल मतलब क्या हो गया कि बारिश के पानी को इकट्ठा किया या फिर जो है नदी के पानी को इकट्ठा किया, उससे एक झील बनाई गई जिससे खेती वगैरह की जाती थी।
14 सेंचुरी में इल्तुतमिश एक दिल्ली में एक मतलब जो थे उन्होंने एक हौज का निर्माण करवाया। ठीक, हौज जो होता है जिसमें पानी कम नहीं होता, खूब सारा पानी रहता, हौज बहुत बड़ा भरा रहता पानी दिन भर, तो उन्होंने इल्तुतमिश ने करवाया था। ये MCQ क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे कि नहीं बात को। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन। एक और अभी प्रोजेक्ट तो नहीं बोलेंगे, वाटर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए आंदोलन चला करते हैं हर बार। ठीक, तो उससे एक चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था, ये NGO द्वारा एक चलाया गया था। इसमें किया गया था बेसिकली जो ट्राइबल्स हैं और जो फार्मर्स हैं, इन सभी लोगों में गुजरात में जो है, गुजरात में किया गया था। इसमें जो है एक सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने विरोध किया था। जब बांध बनता ना, देखो मान लो जैसे नदी बह रही है, ठीक, ये नदी बह रही है और नदी बहने में मान लो यहाँ पे तुमने बांध बना दिया। ठीक, तो बांध बनाने में क्या होगा, यहाँ पे मान लो कोई रहता है, ये रहसी इलाका है जहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग रहने वाला इलाका है। ठीक, यहाँ पे लोग रहते हैं इस तरीके से, तो होगा कि जब बांध बनाएगा तो ये इलाका भी डूब जाएगा पानी में, समझेंगे। तो लोग जाएंगे कहाँ पे, इनको पलायन करना पड़ेगा, माइग्रेशन करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इसके लिए इन लोगों ने कहा कि भैया हमको नहीं जाना, तुम यहाँ बांध नहीं बना सकते। तो खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन में। इसमें जो है जंगल डूब जाते थे, क्योंकि जंगलों से लोगों की रोजी रोटी होती है। जंगल आदिवासी लोग होते तो वो मतलब जनजाति लोग होते, वही जंगलों में जाते हैं, लकड़ी वगैरह लाते हैं, फल लाते हैं, शहद लाते हैं, उन्हीं सबको बेच के अपना पालन पोषण करते हैं। तो उनके लिए दिक्कत हो जाती थी। तो उसके लिए हम गरीब मतलब उन लोगों को जो है दिक्कत हो रही थी, तो उसके वहाँ पे 9,496 गांव थे। ठीक, 173 कस्बे थे। इतने मतलब गांव थे जो उस नदी से प्रभावित होते। इस नदी में का बांध बनता नर्मदा नदी में, तो उससे लोग प्रभावित होते। कितने लोग प्रभावित होते, मतलब इसमें गांव सिर्फ दिए 9,496 लोग, वो कस्बे थे 1,173 कस्बे। कस्बे मतलब होते हैं छोटे गांव, मतलब थोड़े बड़े गांव, जैसे उधौली है, अहमदपुर अपना है, तो ये सब है ना। तो इस तरीके से तो इन सबको तो इनसे जल संसाधन से परिपूर्ण करने के लिए काम किया जा रहा था कि जल संसाधन हो, पानी हो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बांध बनेगा तो काम होगा। लेकिन इसको जो है इस प्रोजेक्ट को मतलब बंद कर दिया गया। तो ये बेसिकली ठीक है। इसी तरीके टेहरी बांध आंदोलन हुआ था, सेम यही रीजंस होते हैं, जब बांध बनता है ना तो यही दिक्कतें होती। तो टेहरी बांध आंदोलन हुआ, तो ये सब है, समझे कि नहीं। तो जब कोई परियोजना शुरू होती है ना, ये प्रोजेक्ट जब बनाया जाता है ना, तो बड़ा देखा जाता है कि किसको नुकसान होगा, किसको नुकसान नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, अगर इसमें कोई दिक्कत होती तो इन सबको जो है उसको दूर किया जाता है। ठीक, इसमें एक और दिए हैं है ना कि बिफोर इंडियाज़ फ्रीडम, हमारे देश में एग्रीकल्चर या कह सकते हो कि वाटर क्राइसिस, वाटर रिसोर्स के लिए क्या प्लानिंग थी। तो उसके लिए जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की थी, बड़े बड़े बांध बनाने के लिए, और गाँवों में इन सब बांध को बनाया जिससे वहाँ पे पानी बेसिकली पहुँच सके। ठीक, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन एक आ सकता है कि वाटर क्राइसिस से कंजर्वेशन कैसे किया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन, समझे कि नहीं बात को। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वही वाटर क्राइसिस के रीजंस, दोनों क्वेश्चन हो गए, समझ गए कि नहीं बात को। तो ये है बेसिकली, वो नोट कर लो बस। MCQ क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है वो, हाँ हाउ लिख लो भाई, मल्टीपर्पज़ पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट क्या है, तो पहले मल्टीपर्पज़ समझाओ फिर रिवर प्रोजेक्ट समझा दो बस।